Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the कैट एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्या चीज़ें जाने से पहले आपको याद रखनी है एंड कैट एग्ज़ाम के समय आप जब एग्ज़ाम दोगे तब आपको कौन सी चीज़ें करनी है और नहीं करनी है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ही स्लॉट 1, 2, 3 इसका प्रीव्यू हम करने वाले हैं। प्रीव्यू यानी आपको स्लॉट 1 में पहुँचने से पहले क्या दिमाग में चीज़ें रखनी है, स्लॉट 2 में आपका जब स्टार्ट होगा तब आपको कौन-सी चीज़ें दिमाग में रखनी है एंड स्लॉट 3 के साथ आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड आप कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन-सा पॉइंट हमें फिल करना है या मुझे मेरे 12th के मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है या ग्रेजुएशन में अभी तक मेरे मार्क्स नहीं आए हैं। ऐसा कोई भी आपको अगर लास्ट मिनट क्वेरी है या कोई आपको असिस्टेंस चाहिए कि सर मुझे ये वाला पर्टिकुलर थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर रेज़ कर दीजिए। हमारी टीम आपको डेफ़िनिटली हेल्प करेगी और उसके साथ ही कौन से कॉलेज का फॉर्म आपको बाय करना है। बिकॉज़ कम से कम 15 टू 16 कॉलेज का फॉर्म आपको अलग से लेना होता है, अदर देन कैट एंड अदर देन आईआईएम्स। तो उसके लिए आपको अगर आपको एमबीए फाइनेंस में करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग में करना है, तो ये चीज़ अगर आपका पहले से सेट है, तो उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कौन-सा कॉलेजेस बेस्ट है, ये अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में है, तभी भी जो है आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही जो टाइमिंग रहेगा वो है 10 टू 6 पीएम। संडे को रिप्लाई हम नहीं कर सकते, बट अदर देन जो भी टाइमिंग्स होगा उसमें साथ आप कनेक्ट करिए, हमारी टीम आपको डेफिनिटली हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं कहना ये चाहूँगा कि आप कैट एग्ज़ाम जो है आपका किसी ने 4 मंथ्स की पढ़ाई की है, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, कोई 1 साल से पढ़ रहा है या कोई रिपीटर है। अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा ये सेट करके चलो कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। लास्ट अटेम्प्ट क्यों? क्योंकि आप इस बार अगर एक एग्ज़ाम के पहले अगर अपने दिमाग में बिठा के ले लिए कि नहीं मुझे एक और अटेम्प्ट देना है, मैं कुछ उतना टेंशन नहीं हूँ, मैं एकदम आराम से जाके एग्ज़ाम लिख कर आता हूँ। आराम से तो नहीं होगा बिकॉज़ क्या होता है देखो भाई, बेसिकली कैट एग्ज़ाम एक तो अपने इंडिया में टॉप लेवल पे एग्ज़ाम है। आफ्टर आईआईटी, जेईई, यूपीएससी उसके साथ ही कैट एग्ज़ाम को थोड़ा-सा वेटेज दिया जाता है कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है करके एंड आप सबको पता भी है कि टफेस्ट एग्ज़ाम क्यों है करके। तो ये चीज़ों के बारे में आपको दिमाग में ये रखना नहीं है कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना है, मैं कैट के अलावा नॉन कैट के बारे में सोचता हूँ, जैसा भी होगा मुझे नहीं पता, मैं बस कैट देकर चला जाऊँगा, उसके बाद मैं स्नैप दे दूँगा, फिर मेरे साथ आगे ऑप्शन सीमैट का भी है, फिर मैं एमबीए सीईटी दूँगा। तो ये जैसे ही आप दिमाग में चीज़ लेकर आओगे ना, तो वहाँ पर आपका जो बॉडी है एंड उसके साथ ही जो आपका माइंडसेट है, वो रेस्ट पे चला जाएगा। आपने ये कह दिया ना कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो आप क्यों करोगे ऐसा? आप आराम से जाओगे, हाँ ठीक है, कितना हुआ, ऐसा नहीं करना है। तो पहले से ही आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि कैट के बाद मुझे और कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, मेरा सिर्फ़ ये कैट लास्ट है और इसमें ही मुझे अच्छे से परफ़ॉर्म करना है। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा पहले ही माइंडसेट बनाओ। 2 से 3 दिन आपके पास एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग-अलग सिटीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो पहली चीज़ जो आपको डू एंड डोज़ में हम पहले डिस्कस करेंगे कि डूज़ क्या करने चाहिए, क्या करना चाहिए पहले। सबसे पहले आप आपका जब हॉल टिकट आप देखोगे तो वहाँ पर आपका सिटी जो है वो समझ में आ जाएगा कि कौन से सिटी में आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो कोई स्टूडेंट का 200 किलोमीटर दूर है सेंटर, किसी का 300 किलोमीटर दूर है, तो ये चीज़ें आप मेक श्योर करिए कि आपका जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट है, जैसे टिकट्स हो गया, आपकी ट्रेन टिकट हो गई, बस की टिकट, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही आप थोड़ा-सा चीज़ें दिमाग में सेट करके चलिए। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा जो महाराष्ट्र से स्पेशली बिलॉन्ग करते हैं। इस साल क्या हुआ है, अदर देन अदर स्टेट का मैं बात नहीं करूँगा, बट जो मोस्टली महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं। तो 23 को रिजल्ट अनाउंस होगा आपके इलेक्शन का। तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ही 24 पे अपना कैट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक चीज़ आप दिमाग में ये सेट करिए कि आप जो भी सिटीज़ में जाओगे, वहाँ पर रैलीज़ होंगे, वहाँ पे अलग-अलग जो भी जीत कर आते हैं कैंडिडेट उनका रैलीज़ चलता है, अलग-अलग जगह पे आपको शोर दिखेगा। तो वो चीज़ों में आपको पहले ही मैं वार्न करना चाहता हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, आप एग्ज़ाम हॉल तक लेट पहुँच रहे हो, टाइम पे नहीं पहुँच रहे हो, कुछ बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ट्रैफिक लग गया, तो ये चीज़ें आप मेक श्योर करिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, उसके आस-पास ही आप आपका जो रहने का इंतज़ाम है, वो करना चाहिए। यानी कि आप सुबह आधे घंटे के अंदर-अंदर आप सेंटर में पहुँचना चाहिए। तो ये चीज़ आप पहले ही देखिए, आप गूगल पे रिव्यूज़ देखिए, उसके आस-पास कौन से होटल्स हैं, कहाँ पर आपको रुकना है, आपके साथ कौन आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार बैठ के 1 घंटे के अंदर पूरा डिस्कशन करो।
बिकॉज़ क्या होता है, अभी कैट एग्ज़ाम संडे है, कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसे कर करके ना आपका कैट एग्ज़ाम का माइंडसेट खराब मत करो। 1 घंटे बैठ के पूरा डिस्कशन खत्म, हमको इस समय निकलना है, ये हमारी बस है, ये हमारी ट्रेन है, यहाँ हॉस्पिटल में हमें रुकना है। कॉल करके हमने एक अमाउंट बुक कर दिया, हमारे लिए कोई रहने का टेंशन नहीं, मतलब आपका दिमाग सिर्फ़ फ़ोकस करेगा कैट एग्ज़ाम पे। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ ही जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों में से कोई भी आप एक चीज़ रख सकते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही आपका कैट का एडमिट कार्ड एंड साथ में आप मेक श्योर करिए 3 से 4 फ़ोटोज़ आप रख रहे हो। एंड उसके साथ पेन वगैरह चीज़ें तो नीडेड नहीं होती है, तो ये जो बेसिक एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको आपके साथ में रखना है। उसके साथ सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपको स्टे काम एंड फोकस्ड। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा वीडियो के कि आपने काफ़ी इनफ पढ़ाई की है। जो बच्चा पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसने 20-30 मॉक दिए होंगे, या कुछ 6 महीने से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने भी 15 से 20 मॉक दिए हैं। कोई मॉक अच्छा जा रहा है, कोई मॉक में नंबर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा आपको पहले ही सोचना होगा कि मेरे अगर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा कि नहीं यार चलो मेरे से तो नहीं होगा, बस मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, जाके दे के आऊँगा, बाद में देखते हैं, स्नैप है मेरे पास, उसके साथ एनमैट है, सीमैट है, इसका मेरे पास ऑप्शंस है, ज़ैट भी आएगा आगे। तो ये चीज़ें आपके लिए सिर्फ़ ऑप्शंस होंगे, बिकॉज़ जितने कैट के थ्रू कॉलेजेस हैं, उतने बाकी कॉलेजेस, बाकी एग्ज़ाम के थ्रू कॉलेजेस उतने टॉप है नहीं। तो इसीलिए कैट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको फ़ोकस रहना है, आपको एक दिमाग में चीज़ सेट करनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है, उसको तो पता है अंदर से मैंने पढ़ाई नहीं किया है करके। तो आप उनसे कंपेयर खुद को कभी मत करो। आपने पढ़ाई अच्छे से की है, आप पॉज़िटिव रहो, आपका माइंडसेट पॉज़िटिव रखो, आपका एनवायरनमेंट पॉज़िटिव रखो, घर में 2-3 दिन तक आप कोई ऐसी चीज़ पे डिस्कशन मत करो या झगड़ा मत करो, ताकि आपका माइंडसेट खराब हो जाए, आपका फ़ोकस जो है एग्ज़ाम से हट जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है। अभी सिर्फ़ आपके लिए प्रायोरिटी है आपका एग्ज़ाम। हो सके तो आप 2 से 3 दिन सोशल मीडिया यूज़ कम करो, क्योंकि ऐसा होता है, कोई बीच में रील वायरल हो रही है, उसको बार-बार आप उसी रील को देख रहे हो, तो आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा-सा आप अवॉइड कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका फ़ोकस जो है वो कंप्लीटली एग्ज़ाम पे होगा, ठीक है? उसके साथ आपको टाइम मैनेज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो देखो यार, एक चीज़ है कि कैट, अगर मैं स्पेशली क्वांट एग्ज़ाम, क्वांट का अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि ऐसा तो नहीं होता है सबके सब पेपर, सबके सब क्वेश्चन आपके टफ है। आप जब एग्ज़ाम जब स्टार्ट करोगे, जब आपके सामने क्वांट का सेक्शन आएगा सबसे पहले, उसमें ना आप 1 से डेढ़ मिनट का समय दे दो। इसके बीच में आप एक बार पूरा पेपर स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब क्या है? ध्यान में देना सब लोग। मान लो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आप सॉल्व करने बैठ गए एंड उसमें आप फँस गए। इसमें क्या होगा, आपसे 3 से 4 मिनट आपके वेस्ट हो जाएँगे। फिर आपका माइंड में प्रेशर आएगा, यार मेरे से नहीं बन रहा है, कैट इतना टफ है क्या? कैट इतना टफ है क्या? पहली चीज़ तो, कैट टफ कितना है और कैट कितना ईज़ी है, वो डिपेंड करता है हर एक के इंडिविजुअल पढ़ाई के ऊपर। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर आपने, मान लो आपका जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप रिवर में आप स्विम करना चाहते हो। आपका कॉम्पिटिशन रिवर में स्विमिंग का आपका कॉम्पिटिशन है। अगर आप एक छोटे से स्विमिंग पूल में अगर कॉम्पिटिशन करोगे, तो आपको रिवर हमेशा क्या लगेगा? एक टफ लगेगा। आपको तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको टफ लगेगी। अगर जिस भी स्टूडेंट ने रिवर कॉम्पिटिशन के लिए, रिवर में मुझे स्विम करना है, उस कॉम्पिटिशन के लिए उसने जो प्रिपरेशन की है, वो रिवर में ही की है, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं कहना यही चाहता हूँ, देखो बेसिक से कहना चाहता हूँ, अगर आपका पेपर का जो लेवल के अकॉर्डिंग, अगर आपको कैट को समझ चुके हो, प्रीवियस पेपर अगर आपने देखे हैं, आपको पता है कैट थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिस लगता है। अगर ये चीज़ आपको पता है, जिस भी बच्चे ने उस लेवल तक पढ़ाई की है, तो वो बच्चा कभी आपको ये नहीं कहेगा कि पेपर टफ था करके। वो कहेगा हाँ, ट्रिकी था बट पेपर टफ नहीं था। अब जिस बच्चे ने, मान लो कि कैट के लिए पढ़ाई कर रही है एंड वो नॉर्मल बैंकिंग लेवल क्वेश्चंस करके जा रहा है या सीईटी लेवल क्वेश्चंस करके जा रहा है, तो वो जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो उसके लिए तो पेपर टफ ही लगेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई सिर्फ सीईटी लेवल तक की थी ना, कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। तो ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप जब कैट एग्ज़ाम का, जब कैट में आप जब क्वांट का सेक्शन स्टार्ट करोगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूरे आपके सेट के अंदर दिखने वाले, जो आपके करने लायक हैं। करने लायक यानी कि देखो, सबको पता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर कंपेयर करते हो, तो आप अगर 4 क्वेश्चन करेक्ट करोगे, स्पेशली क्वांट के अंदर आपका 85 परसेंटाइल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, एक चीज आप हमेशा मेक श्योर करो, 1 से 2 मिनट आपका वेस्ट होने दो।
इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरे सामने क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चंस में मुझे अटेम्प्ट क्या करना है और मैं पहले कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। और मेरे लिए सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा कौन-सा होगा जिससे मैं स्टार्ट करूँ। तो आपके सामने जब आपने 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लिए, तो एक आपके अंदर कॉम्पिटिशन जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा, वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। एग्जाम्पल ले लो, आप मान लो कि कोई एक सिंगल ओवर की आप मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। आप पहले ही 2 बॉल में मान लीजिए आपने 6 रन बना लिए। एक आपने 2 सिंगल ले लिया, एक और आपने 2 रन बना लिए, आपने चौका मारा। तो तब क्या लगेगा? नहीं भाई, बोर्ड पे तो अभी रन दिख रहे हैं, 6 रन दिख रहे हैं, तो अगले जो 4 बॉल होंगे ना, वो आपके लिए बहुत ईज़ी होंगे। भले बॉल टफ आए या भले वो आपका जो सामने वाला बॉलर अच्छे से बॉलिंग करे, बट फिर भी आपका कॉन्फिडेंस की वजह से आपका कहीं न कहीं वो चीज़ क्या है कि आप अच्छे से परफॉर्म करके रन बना लेते हो। बट पहले ही 3-4 बॉल में अपने डॉट हो गए, 2-3 रन बने, तो आप पे प्रेशर आएगा। तो उस समय आप क्या करोगे? जो भी मुझे 2-3 बॉल में करना है, तो आप आउट हो जाओगे या तो आप उस गेंद को और डॉट डॉट चला जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि पहले 4 क्वेश्चन्स आप ऐसे बनाओ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और आपके पेपर में और आपके झोली में वो 4 क्वेश्चन्स आने वाले हैं। बस एक चीज़ आपको समझना है कि वो 4 क्वेश्चन्स जो ईज़ी वाले हैं, जिनको मैं कम से कम 40 टू 50 सेकंड या मिनिमम 1 मिनट के अंदर-अंदर अगर वो 1 क्वेश्चन बना लेता हूँ, तो 5 मिनट के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन्स बना लिए, तो आपका माइंड ये क्लियर हो गया कि मेरा 85 परसेंटाइल का जो बेयर मिनिमम कट ऑफ है, वो तो क्लियर हो गया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं, मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो गया अभी। उसके बाद आपको क्या करना है, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन्स आपको ऐसे देखने हैं, जो आपको अगले 10-15 मिनट में बन जाए। जिससे क्या होगा कि वो 3-4 में से मान लो 4 आपने सेलेक्ट किए और आपने 3 प्रायोरिटी बनाओ। मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, मैं कहना ये चाहता हूँ, आप जैसे ही आपके सामने ये सेम अप्लाई होता है आपका एलआरडीआई के लिए भी और आपका क्वांट के लिए भी एंड वर्बल एबिलिटी के लिए। आप पहले तो एक चीज़ ये बनाइए कि मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी पे ऐसे कौन से क्वेश्चन बनाने हैं। आपके सामने चार्ट पहले बना के रखो कि मुझे मान लो 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर का क्वेश्चन पहले बनाना है। पहले बनाना है मतलब वो क्वेश्चन आ सकते हैं मुझे सॉल्व करने के लिए एंड उसका मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उसमें क्या दिया है और मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 1, जिसको आपको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्या करो, अगेन 4 सवाल आप कंफर्म चूज़ कर लो। अगर उस 4 में से अगर मान लो आप पहले 4 में से 4 बना लिए, बाद में आपने 2 बना लिए और उसके बाद आपने मान लो 2 क्वेश्चन और बना लिए, तो आपका 8 क्वेश्चन्स तो यही हो गया। तो 8 क्वेश्चंस के अंदर जो है आपका कट ऑफ अच्छे से 98-99% के आप आस-पास पहुँच जाओगे और ये काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट है एंड ये 8 क्वेश्चंस आपने करेक्ट बनाए। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान में रखो कि ये आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको आना ज़रूरी है। ये सेम होता है आपके एलआरडीआई के साथ। जो 4 सेट अगर आपके सामने आ रहा है, तो वो चीज़ में से पहला सेट कौन-सा पिक करना है और पहले आपने 12 से 15 मिनट के अंदर मान लो अगर आपने 1 सेट सही कर लिया, तो वहाँ 3 क्वेश्चन से अगर आप करके आओ, 3 क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो भी आपका 85 परसेंटाइल से प्लस कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगा फॉर एलआईडीआई। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि मुझे जो टाइम मैनेजमेंट है उसको मुझे प्रॉपर तरीके से ये चीज़ सीखनी है। तो अगर आप ये इस तरीके से अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो, ये जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मैं सॉल्व करूँगा, 2-3 मिनट समय दूँगा, बन गया तो बन गया, नहीं बन गया तो छोड़ दिया मैंने, उसके बाद आगे चला गया, ऐसा चीज़ें मत करो। तो इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा पता है, आप जो 4 ईज़ी क्वेश्चन्स, मैं ईज़ी नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही ऐसे बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा, बहुत ही ईज़ी आएँगे आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें अगर आपने 5 मिनट में सॉल्व कर लिए, तो आपके पास एक एज बन जाएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आप अगर प्रेशर में आके पहले 2-3 सवाल जो टफ थे, आपको लग रहा है टफ सवाल है और उसमें आपके 8-10 मिनट चले गए, तो ये 4-5 जो सवाल है, वो भी आप खराब कर लोगे। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि 2-3 टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने, कैट इज़ नॉट ऑल अबाउट सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। कितना आप पिक करोगे, कितना आप खुद को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये चीज़ आप टाइम मैनेजमेंट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से ध्यान में रखो। उसके बाद यूटिलाइज़ मॉक टेस्ट। जितने भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट खरीदे हैं, अगर आपके पास मॉक टेस्ट अगर अभी भी बचे हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करो प्रॉपर वे में। जैसे कि आपका अगर स्लॉट 1 में पेपर है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका जैसे स्लॉट 1 में पेपर है और आप उठ गए सुबह 8:15 बजे और तुरंत पेपर देने बैठ गए, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर एक दिन ऐसा होना चाहिए, जैसे 2 ऐसे मॉक दे दो आप, ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए, सुबह मुझे जल्दी उठना है, उसके लिए मुझे जल्दी सुबह रात में सोना पड़ेगा, तभी जाके सुबह जल्दी उठ पाऊँगा। तो ये चीज़ आप मेक श्योर करिए कि जिस भी स्लॉट में आपका पेपर है, उसी स्लॉट में आप अगले 2 से 3 दिन में ऐसे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मॉक अप लगाओ,
जिससे क्या हो जाएगा कि आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट है मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। अब ये चीज़ें क्या है कि हर एक के लिए तो अप्लाई नहीं होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई शुगर का प्रॉब्लम है, जिसे एकदम से ऐसे लो शुगर होने के बाद उनका चक्कर आने लगती है। तो उनको आपको क्या करना है, उसके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कि ऐसे 15 जो चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल तक लेकर जानी है, तो उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा मैं। पर यही कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम हॉल के पहले-पहले मान लो आपका स्लॉट 1 पे अगर आपका पेपर है स्लॉट 1 में, तो आप मेक श्योर करिए कि आप एक अच्छा प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट जो हल्का हो, जैसे उपमा खा लिया, नॉर्मल इडली खा लिया आपने, तो वहाँ पे हेवी ब्रेकफ़ास्ट मत करो ताकि आपका दिमाग जो है सुस्ती ना आ जाए, यानी आप वहाँ स्लीपी-स्लीपी फ़ील ना करो। ये चीज़ आप थोड़ा-सा दिमाग में रखो। हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करो, हो सके तो फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा भी पानी मत पियो ताकि आपको वॉशरूम का इश्यू ना हो जाए। जितना आपको ज़रूरी है उतना ही आप बस पानी और आपका जो खाने की चीज़ है वो आप कर सकते हो। अगर आपको साथ में एक चॉकलेट रखना है तो आप कोई भी एक किटकैट ऐसा कोई भी चीज़ आप साथ में रख लो। एग्ज़ाम हॉल में कहो कि मुझे शुगर लेवल का प्रॉब्लम है, अगर मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ से एक चीज़ खा लूँगा, एग्ज़ामिनर आपको अलाउ कर देगा वो साथ में रखने के लिए, क्लियर है? उसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जो रिस्पॉन्सेज़ है, जो भी आप वहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो, टिक करने से पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि क्या वो चीज़ सही है क्या? यानी कि ऐसा होता है, मान लो आपका 20 आंसर आ चुका है और नीचे एक और ऑप्शन है 21, गलती से आपने इसके जगह पे इसको क्लिक कर लिया, यानी कि आप ये बाद में समझ में आ जाएगा आपको कि यार ये तो सही था, बट मैंने गलत कर दिया। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट मेरे से गलत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स को रिव्यू करके आपने ऑप्शन क्लिक नहीं किया है। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा याद रख सकते हो। और उसके साथ ही आप जैसे एग्ज़ाम हॉल पे पहुँच जाओगे, तो एग्ज़ाम हॉल पे ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स आएँगे वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो वहाँ पे नॉइज़ होगा, जैसे कि कोई वहाँ पे कार का नॉइज़ है, कोई हॉर्न बज रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। आपका सिर्फ़ एग्ज़ाम का माहौल होना चाहिए आपके माइंड में। वैसे 2 से 3 दिन तक आप प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से रख सकते हो। यानी कि आप एटलीस्ट ये 3 से 4 दिन अगले 6 टू 7 आवर्स की आप अच्छे से प्रॉपर नींद ले लो। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये कहना चाहूँगा, आप जब रात में सोओगे तो उसके समय आप फ़ोन यूज़ मत करो। आप अगर 1 घंटे के बाद सोने वाले हो तो 1 घंटे तक मोबाइल मत यूज़ करो। जिससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट स्लो डाउन हो जाएगा प्रॉपर्ली। एक आप अच्छी-सी नींद लेकर सुबह जल्दी उठ जाओगे ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल को प्रिपेयर करके आगे बढ़ना है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा-सा याद रखना है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। एंड एक चीज़ आपके दिन में यहीं पे रखना है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने अपना बेस्ट दिया था और ये मेरा कैट एग्ज़ाम बेस्ट होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? पहली चीज़ है वो है पैनिक नहीं होना है। पैनिक मतलब यूट्यूब पे अचानक ऐसी कोई वीडियो आ गई, कोई ये कह रहा है कि कैट ऐसे होने वाला है, कैट वैसे होने वाला है, या आपने कोई किसी की पुरानी वीडियो देख ली, कैट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाला है उसने बहुत ही टफ़ेस्ट पेपर निकाला तो क्या करेंगे? ऐसी चीज़ें देखना बंद करो। पहली चीज़ तो आप श्योर हो, आपने जो पढ़ाई की है, आपको पता है कि वो सबसे बेस्ट वे था पढ़ाई करने का और आपने अपना बेस्ट दिया था। तो ये चीज़ें ऐसे फालतू के वीडियोज़ देख के आपका माइंड जो है उसको डाइवर्ट मत करो। खुद को पॉज़िटिव रखो। बस एक चीज़ दिमाग में रखना है हमेशा, आपके हालात कैसे हैं, इस पे ध्यान दो। आप अभी करंटली जॉब नहीं है आपके पास, आपने कैट एग्ज़ाम के लिए आपकी जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हो। कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जून-जुलाई में उन्होंने जॉब छोड़ा है, कैट में पढ़ाई करने के लिए। उसके साथ ही नेक्स्ट कुछ ऐसा भी हो जाएगा आपके साथ कि जैसे हालात घर के खराब है, ये चीज़ आप सुधारना चाहते हो। इन चीज़ों के बारे में सोचो ताकि जो है आपका मोटिवेशन बना रहे। ना कि ऐसे वीडियो देख के कि पेपर टफ आ गया तो क्या करेंगे? अरे आ गया तो आ गया, पेपर टफ सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हिस्ट्री सवाल डाल रहे हैं वहाँ पे, ऐसा तो होगा नहीं। वहाँ आपके सामने वही क्वेश्चन्स आएँगे जो उन्होंने सेट करके रखे हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा माइंड में रखो ताकि आपका जो है वो प्रिपरेशन एंड आपका जो पैनिक जो होता है कोई-कोई लोग, वो आप ना हो। पॉज़िटिव रखो खुद को, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? तो पैनिक नहीं होना है, ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखो। उसके बाद ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंक मतलब कैट के 2 दिन पहले आप ये सोच रहे हो कि अगर कैट खराब हो गया तो क्या मैं स्नैप के लिए दे सकता हूँ क्या? क्या मैं स्नैप के लिए पढ़ लूँ क्या? स्नैप के लिए कौन-सी अच्छी वीडियोज़ है? स्नैप के लिए ऐसे कौन-से टीचर को मुझे फॉलो करना चाहिए? वो चीज़ें बाद में हैं। तो अभी आपके पास सिर्फ़ जो समय है उसको यूटिलाइज़ करो। आप ये चीज़ कर सकते हो, आपने अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ॉर्मूला वाली शीट है, उसको आप रिवाइज़ करो, उसमें देखो कि क्या चीज़ें हैं, या कोई आप ऐसे वीडियो देख के पॉज़िटिव खुद को रखो, कोई एक आध छोटी-सी मूवी देख लो। आपको अगर शॉर्ट फ़िल्म देखनी है ताकि आपका क्या हो जाएगा, माइंडसेट पॉज़िटिव हो जाएगा। तो ये ओवरथिंक करना बंद करो कि कैट अच्छा नहीं गया तो हम क्या करेंगे? क्या मुझे 1 आध साल दोबारा मुझे बैक लेना है, यानी मुझे 1 और साल अपना मतलब ईयर डाउन करना है क्या? एक और मुझे अटेम्प्ट देना है क्या? इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तो अभी सिर्फ़ आप यही सोचो कि मुझे कैट अच्छे से देना है और
मेरा एग्ज़ाम अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो ओवरथिंक करना आपको नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, जैसे मैंने अभी कहा किसी की वीडियोज़ देख के आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, या ऐसे 2 दिन है कोई आपको स्टूडेंट ये बोल रहा है या कोई आपके फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं उसको आप डिस्कस करते बैठ रहे हो, तो इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचना है। 2 से 3 दिन आप घर पे कहो कि मेरा दिमाग मुझे शांत रखना है, तो जो भी घर की प्रॉब्लम्स है वो 2-3 दिन के बाद मुझे बताना, अभी मुझे इन चीज़ों के बाद डिस्कशन नहीं करना है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। उसके साथ जो भी एग्ज़ाम के रूल्स है, जैसे आप बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, मेरे बाजू में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है। तो ये मत करते बैठो कि आप कहाँ से हो, इन चीज़ों के बारे में क्या करना है आपको लेके। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उससे बात कर सकते हो। पहले आप प्रॉपर वे में वहाँ पे आपका पीसी इन सारी चीज़ों को चेक करो, क्या वो सही से काम कर रहा है क्या? उसका कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही है क्या वहाँ पे? आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहाँ पे शीट्स जो दिए गए हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जगह वहाँ पे है क्या? इन चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि एग्ज़ाम सेंटर में कौन-कौन आ चुका है, मेरा कोई फ्रेंड है क्या, कोई कोचिंग वाला मेरा दोस्त है वहाँ पे मिल गया, उससे बात करते बैठ रहे हो। जिससे क्या होगा, आप रूल्स को वायलेट करोगे। उससे क्या हो सकता है, आपका एग्ज़ामिनर अपने आपको आके कुछ चीज़ें बोलेगा, तो जिससे आपका दिमाग अगेन खराब हो जाएगा। बहस मत करो उनके साथ। तो इसीलिए कोई भी ऐसा रूल आपको जो है, वो प्रॉपर बिहेव करो लाइक अ मैच्योर पर्सन। सेकंड है, आपको डोंट रश थ्रू, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि एकदम हड़बड़ी मत मचाओ कि मतलब करना है, फटाफट जल्दी-जल्दी, ऐसा नहीं। जस्ट रिलैक्स। टेंशन नहीं लेना है। आपका अगर एक सेट खराब हो भी जाता है, तो अगला सेट हमें अच्छे परफ़ॉर्म करना है, इन चीज़ों के बारे में आप सोचो। उसके साथ ही आपको बीच-बीच में 15-20 सेकंड के ब्रेक लेने हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप बहुत कंसंट्रेशन सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा-सा लेग स्ट्रेच कर लिए, थोड़ा-सा आपने ऐसा-वैसा थोड़ा जिसको अभी जो भी कंफर्टेबल आपके मूव्स होंगे वो करके नॉर्मल 10 या 12 सेकंड का आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद अगेन सेकंड क्वेश्चन पे आगे चले जाओ। तो ये चीज़ आप भूलो मत कि छोटे-छोटे स्मॉल ब्रेक लेने हैं, बहुत ही स्मॉल ब्रेक। उसके साथ ही आपको अगर मेरा पिछला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कॉन्ट सॉल्व करने से पहले मान लो आपका वर्बल एबिलिटी खराब चला गया, आप उसमें से जितने अटेम्प्ट करके सोच के आए थे, उतने अटेम्प्ट आपके अच्छे से हुए नहीं। उस समय क्या करना है? उस समय आपको आपका जो पिछला सेक्शन है, जो खराब गया है, उसको सोच के आपके आने वाले 2 सेक्शन या जो एक और सेक्शन बचा है, उसको भी खराब मत करो। तो ये चीज़ थोड़ा-सा अब याद रखो, खराब हुआ है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3-4 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, मेरा कट ऑफ निकल जाएगा। बट जो ओवरऑल कट ऑफ मुझे कवर करना है, इन बचे हुए 2 सेक्शंस में मैं कवर कर लूँगा। तो ये माइंडसेट रख के आप अगला सेट सॉल्व करो, अगला सेक्शन सॉल्व करो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो इन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। उसके साथ ही ड्यूरिंग द टेस्ट, एक इम्पोर्टेंट टेस्ट, ये तो हो गया बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम हॉल पहुँचने से पहले। अब हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जब एग्ज़ाम आपका जब स्टार्ट होगा टेस्ट, उसमें क्या आपको ऐसी चीज़ों के बारे में याद रखना है। जैसे कि पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि सरप्राइज़ेज़ सबको आएँगे, यानी कि ऐसा एक सेट आएगा कि आपने कभी देखा ही नहीं उसको। ऐसा कुछ आरसी आ जाएगा जो आपने उसको पहले कभी सॉल्व नहीं किया है। तो वो सरप्राइज़ेज़ सबके लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो सरप्राइज़ेज़ है, मेरे लिए टफ़ क्वेश्चन आ गया है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। या आपको कैट में जाने के बाद पता चल गया क्वेश्चन्स बहुत आ गए, यानी कि सेट में 30-30 क्वेश्चन्स हैं। सरप्राइज़ हो गया पूरा, मतलब पता ही नहीं था, इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। तो उसके लिए आप अकेले ऐसे नहीं हो, बट एक दिक्कत हो सकता है, वो है स्लॉट 1 के लिए। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि उन चीज़ों को, उन सारे स्लॉट 1 को क्या सोचना है। तो पहले तो ये चीज़ आप बताऊँगा चाहूँगा, सरप्राइज़ेज़ के बारे में आप प्रिपेयर रहो। अगर कोई भी ऐसी वहाँ ऐसी कोई चीज़ हो गई, जैसे कि मेजरली क्या होता है कि आपका बीच में पीसी जो है वो ऑफ हो गया। पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ामिनर को बुलाना है, मेरा पीसी ऑफ हो गया, तो आपका जो जहाँ पर आपका पीसी ऑफ हुआ है जिस टाइमिंग पे, अगले जो है आप उसी टाइमिंग पे आपका पीसी ऑन हो जाएगा। तो उन सरप्राइज़ेज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, ऐसा होता है हमेशा। या आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपने कुछ एक्सीडेंट देखा या आपको कुछ गाड़ी स्लिप हो गई, तो दिमाग आपको वहाँ पे शांत रखना है, तो इन सरप्राइज़ेज़ को आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है? उसके साथ जो रिपीटर्स हैं, उनको तो सारी चीज़ें पता ही होंगी, जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए हैं, इस बार जो रिपीट कर रहे हैं, उनको तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही होगा कि एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसा होता है। इन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल करो, सोचो पहले आप 1 साल पहले आपने कैसे दिया था। तो इन चीज़ों के बारे में रिपीटर्स को सोचना है, तो इन ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें। उसके बाद अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि कोई क्वेरी आ रही है आपको, वहाँ पे आपका माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है? या आपका वहाँ पे सामने जो भी आपका रोल नंबर होगा वो शो नहीं कर रहा है, तुरंत आप एग्ज़ामिनर को बुला के वो चीज़ सेट करो, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। एक और चीज़ ऐसी भी होती है, आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपके सामने सिग्नेचर के लिए, फ़ोटो के लिए वहाँ पर वो लोग आते हैं, तो वहाँ आपको पैनिक नहीं होना है। जहाँ साइन कर बोलेंगे वहाँ साइन करो,
अगेन आपका फोकस वहाँ पे रखो। तो वहाँ उनके झगड़ा मत करो कि यार क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आ जाओ, ऐसा-वैसा नहीं है। जो वहाँ प्रोसेस है, वैसे ही आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। तो रूल्स भी नहीं तोड़ने और आपको कंसर्न जो भी क्वेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ उनको पूछो कि मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ पे मेरा माउस नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो उनको ये मत पूछना, ये तो सेट मैंने सॉल्व नहीं किया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसे सवालों को जवाब नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप मेक श्योर करिए। उसके बाद जो रफ शीट होता है, वो आपको 32 स्लाइड्स का रफ शीट मिलता है, वो सबके लिए सेम होता है और आपको उसी के ऊपर प्रॉपर टाइमिंग को और उसके साथ क्वेश्चन पे ज़्यादा ऐसे लंबे-लंबे मत सॉल्व करो ताकि आपका शीट खत्म ना हो जाए। तो उसी को मैनेज करके आप रफ शीट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। अब ऐसा कभी-कभी होता है कि एक सेट में एक क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, तो वहाँ पैनिक नहीं होना है। आपका तो आंसर सही आ रहा है, आपका स्टेप्स हर एक स्टेप आपका सही है, बट वहाँ क्वेश्चन जो है वहाँ सामने आंसर ही गलत है, तो उसमें पैनिक नहीं होना है। तो हो सकता है आगे जाके उसको आपको नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो उसमें एक आध 2 जो आपके मार्क होंगे वो ऐड हो जाएँगे। तो ये भी प्रिपेयर्ड रहो कि क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही रॉन्ग होता है। कभी एक आध कुछ चीज़ ऐसी होगी जहाँ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो। उसके साथ एग्ज़ाम में आपको थोड़ा-सा टायर्ड फ़ील नहीं करना है। अगर आप मान लो सुबह आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट स्लॉट एंड आप ट्रैवल करके आ गए। मेक श्योर करिए कि जो उनका स्लॉट 1 का पेपर है, आप ऐसी जगह पे आपका अरेंजमेंट देखो ताकि आप आधे घंटे से भी कम समय में वहाँ पे पहुँच पहुँच जाना चाहिए। और जो सेकंड, थर्ड स्लॉट वाले हैं, उनको मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि लंबा 200 150 किलोमीटर का ड्राइविंग करके मत आ जाओ। सुबह 4 बजे आप घर से निकले हो, कहीं बीच-बीच में आपको नींद नहीं हुआ है, रात में आप लेट सोए हो, तो ये इससे क्या होगा कि आपको टायर्डनेस ज़रूर आ जाएगा और वो आपके एग्ज़ाम पे अफ़ेक्ट करेगा क्योंकि कैट सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद तो आपका कैट अगले साल ही दोगे ना, तो 1 साल आपको बर्बाद नहीं करना है। तो इसीलिए आप टायर्ड एंड स्लीपी फ़ील मत करो, आप थोड़ा-सा पानी मारो, एग्ज़ाम हॉल के पहले स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है स्लॉट 1 के लिए क्या सोचना है आपको। स्लॉट 1 में आपको एक चीज़ देखने को मिल सकता है यहाँ पे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है स्लॉट 1 के लोगों के लिए, हम यहाँ पे 2 स्लाइड और कवर करेंगे एंड आपका जो है इसको आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम टाइम सबको पता है और आपका जो एंट्री होता है वो एग्ज़ाम के 15 से 20 मिनट पहले बंद हो जाता है। उसके साथ मैंने यही कहा सरप्राइज़ को प्रिपेयर रहो स्लॉट 1 वाले, बिकॉज़ जो स्लॉट 2 स्लॉट 3 में जा रहे हैं एटलीस्ट उनको पता होता है कि पेपर में क्या आया था पहले। स्लॉट 1 में कुछ नहीं पता है ना, तो इसीलिए अक्सर आपको स्लॉट 1 को आपको नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिलेगा बिकॉज़ आप सारे के सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। वहाँ पे 4 सेट की जगह पे 6 सेट आ गए एलआरडीए में। तो तब क्या करोगे आप? तो इसीलिए आपको खुद को प्रिपेयर्ड रहना है, कोई भी सरप्राइज़ अगर आए क्योंकि आपके लिए वो पहला एग्ज़ाम है। यानी कि उस साल का कैट का 2024 कैट का फर्स्ट एग्ज़ाम आप ही दे रहे हो और आपको ही सरप्राइज़ेस आ गए, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। तो ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक होता है जिसका भी स्लॉट 1 आता है। एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि किसी की रिव्यू नहीं दी, किसी को पूछा नहीं, मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं देखा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा दिमाग में रखो कि आप सरप्राइज़ को प्रिपेयर रहो। उसके साथ ही ये चीज़ जैसे मैंने कहा रिपीटर्स को पता ही होता है। अगर आपको पहले-पहले ही स्लॉट 1 में कुछ आपको ऐसे प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना है, तुरंत आप उनके आपके क्वेरीज़ को रेज़ करो, आपको हेल्प करेंगे एंड सेम चीज़ स्लाइड को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करो ताकि जो है आपको वहाँ पे स्लाइड की कमतरता ना लगे, ठीक है? उसके साथ सेम है स्लॉट 1 के लिए आप थोड़ा स्लीपी एंड टायर्डनेस महसूस मत करो बिकॉज़ मैंने कहा कि एग्ज़ाम सुबह होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे स्लॉट 1 लोगों के लिए, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये बकरा है। बकरा यानी कि इनको पता नहीं ना कि क्या होने वाला है करके पेपर में। जाएँगे, अगर सेट ज़्यादा आ गए तो उनका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, खराब हो सकता है पेपर। तो स्लॉट 1 वाले आपसे यही विनती होगी कि आप स्लॉट 2, स्लॉट 3 पे ज़्यादा डिस्कशन मत करो कि क्या है, ऐसा है, वैसा हमारा ही ऐसा है क्या? पहला ही पेपर आ गया, मेरे को प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ऐसा-वैसा मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं कैट दे रहा हूँ और उसके साथ ही मेरा स्लॉट 1 मेरा है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो अच्छे से। उसके साथ नेक्स्ट जो है वो है स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 वालों को थोड़ा-सा सजेस्ट मैं करना चाहूँगा। एक क्या होता है पता है क्या? जैसे आप आपके पास फर्स्ट एग्ज़ाम एंड सेकंड एग्ज़ाम के बीच में ब्रेक है, तो आपके पास अच्छा खासा समय मिलता है, आपको उतने समय में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएँगे। उसके साथ ही आपका कोई फ्रेंड स्लॉट 1 में है, आप उसे कॉल करोगे। तो एक आप चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ रहे स्टूडेंट, उनको और आपके फ्रेंड को कॉल मत करो। बिकॉज़ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट बाहर आ रहा है, अब उसका पेपर का जो प्रिपरेशन है कैट को, वो हमको नहीं पता है, किस लेवल पे उसने प्रिपेयर किया है। उसके मॉक के स्कोर क्या आ रहा है, ये आपको चीज़ नहीं पता है ना उस बंदे का। वो क्या कहेगा, अगर वीक स्टूडेंट है, उसका बस ऐसे ही कैट देने गया है, वो बोलेगा, "अरे कुछ नहीं, बढ़िया था, मैं अच्छे से लिख गया।" ठीक है? एक आ रहा है, "यार बहुत टफ था यार, बहुत एक से टेंशन में आ गया हूँ मैं।" कि कोई रो रहा है पेपर के बाहर आके, "मेरे अटेम्प्ट ही खत्म हो गए और अटेम्प्ट ही मैंने कम किए, मेरे 2 ही अटेम्प्ट हुए काउंट में।" या कोई बोलेगा, "मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया।" तो इसीलिए स्टूडेंट से रिव्यू मत लो। मेक श्योर करिए प्रॉपर आप देख सकते हो कि
कौन रिव्यू दे रहा है अच्छे से यूट्यूब पे, उसको फॉलो करो। वो वहाँ पे 10 या 15 मिनट के लिए आप रिव्यू ले सकते हो, स्लॉट 2 स्पेशली, जिनका स्लॉट 1 वाले बच्चे आपको दे देंगे आपका रिव्यू, ठीक है। इसके साथ जो स्लॉट 3 वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके पास 2 स्लॉट का डेटा होगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2। तो दोनों स्लॉट का डेटा लेकर स्लॉट 3 वाले बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके आप एग्जाम में एंटर करने से पहले आपका एक माइंडसेट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो ये स्लॉट 3 के लिए थोड़ा बेनिफिट है। एंड उसके साथ ही इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी ऐसे हैं कि स्लॉट 3 का पेपर सबसे लास्ट में होता है, तो आप सुबह से जल्दी उठे हो एंड आपको पूरे दिन में आदत नहीं है पूरा दिन भर ऐसे किसी एक चीज़ पे काम। स्टूडेंट का यही होता है ना कि आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम्पल लो कोई फ्रेशर है, तो उसको ये चीज़ नहीं पता है ना कि दिन भर एक ही चीज़ के बारे में सोचना। तो वो चीज़ उसको थोड़ा-सा टायर्डनेस लेकर आती है। तो इसीलिए सोचना कुछ है नहीं है, बस आप जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पे आप जल्दी पहुँच जाओ। आराम से बैठ के थोड़ा चिल माहौल रखो, आपके पेरेंट्स से आप अच्छे से बात करो, आपके वहाँ जो भी आपके साथ एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचा है, उससे अच्छे से बात करो। और मेन चीज़ है कि आप टायर्डनेस फ़ील मत करो एंड रॉन्ग बच्चे से, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आप नहीं जानते, उसका प्रिपरेशन क्या है, जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं बस ऐसे ही कैट को प्रिपेयर करके गया था और मैंने आके क्या कर दिया, मैं बता देंगे बहुत ईज़ी पेपर है, कुछ नहीं, मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। मैंने 30-35 अटेम्प्ट करके आ गया। तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि ये तो अच्छा हो गया यार, पेपर तो इसने अटेम्प्ट कर लिया। तो ये चीज़ नहीं सोचना है। कोई ऐसा स्टूडेंट है, पढ़ाई अच्छे से किया है, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब टेंशन में रहता है कि कोई गलत अटेम्प्ट हो गया या जो क्वेश्चन आता था उसने गलत अटेम्प्ट कर दिया। तो उससे आपको रिव्यू नहीं लेना है, जिससे आपका पेपर का माइंडसेट खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ है। एंड उसके साथ ही अगर आपको कैट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको लग रहा है कि सर मैंने ये वाला पर्टिकुलर कैट में मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं और मेरे लिए कौन-सा बेस्ट कॉलेज हो सकता है और मेरे आने वाले समय में मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दीजिए, ताकि आपको हम प्रॉपरली, डेडिकेटेडली हम आपको गाइड कर सकते हैं। कैट एग्ज़ाम होने के बाद आपको तुरंत स्नैप आपके सामने होगा। स्नैप के लिए क्या ऐसी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, 10-15 दिन में ऐसा क्या स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ा दिमाग में बना के रखना है। तो उन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको डेफ़िनिटली हेल्प करेगी इसके साथ। और साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्टली मैसेज आएँगे गुरप्रीत सर से, जो डेडिकेटेडली कैट एग्ज़ाम एंड कॉलेज का फॉर्म्स कब आउट हो रहा है, कब उसके बारे में पूरी जानकारी जो है आपको वहाँ पे सर अपडेट करते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसके साथ ही अगर आप कैट के बाद तुरंत स्नैप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये हमारा टेस्ट सीरीज है स्नैप के लिए, उसको ज़रूर चेकआउट करिए, जो हमने एग्ज़ैक्ट सेम लेवल रखा है, जैसे ही हमारा कैट का एग्ज़ाम सॉरी स्नैप एग्ज़ाम जो रियल लेवल होता है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ नेक्स्ट आपको मैंने जैसे वही कहा कि अब आगे क्या करना है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे स्नैप एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करना है, मुझे मॉक्स कौन-सी लेनी है, क्या मेरे लिए प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, या ऐसे कोई स्टूडेंट है जो नेक्स्ट ईयर कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने कैट का एग्ज़ाम इस साल सिर्फ ऐसे दिया है, देख लेता हूँ कैसा था करके, यानी 2-3 महीने की मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मैंने कैट एग्ज़ाम को वहाँ पे जस्ट देखने के लिए मैंने दिया था। मेरा असली कॉम्पिटिशन, असला एग्ज़ाम जो मेरा मेन एग्ज़ाम है, वो अगले साल का है। तो उन बच्चों को जो सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपको आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी है सबसे पहले, उन चीज़ों के बारे में अगर व्हाट्सएप आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको डेफिनिटली हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच। मैं यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर रहो। कैट एग्ज़ाम अगर टफ है तो आपके लिए भी टफ है, बाकियों के लिए भी टफ है। ज़्यादा आप पैनिक मत हो जाओ, स्ट्रेस मत हो जाओ, अच्छे से प्रिपेयर लिखो और एक चीज़ आप मेक श्योर करिए कि आपका ये बेस्ट अटेम्प्ट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है? थैंक यू सो मच।